एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएचएसएल को ध्यान में रखते हुए हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी और आज हम बात करने जा रहे हैं 10 मार्च 2023 को शिफ्ट नंबर 2 का जो एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस देखेंगे और अच्छी से अच्छी ट्रिक सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में एग्जाम हॉल में बैठकर प्रश्न को सोल्व कर सके। ये सेट होने के बाद आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जैसा आपको यहाँ पर बताया जाएगा ऐसा ही आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। प्रश्न को देखते हुए वहां पर सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न क्या है कि 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो एक से और खुद से डिवाइड होती है, बस तो वे क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होती है। 20 और 50 के बीच में आपको देखनी है, तो 20 और 50 के बीच में कौन कौन सी होगी, देखो 23 हो जाएगी, क्या होगी 27 होगी, जी नहीं, आप कहेंगे भैया 29 हो जाएगी, और क्या होगी 31 हो जाएगी, और 37 हो जाएगी, आप बोलेंगे भैया 41 हो जाएगी, और कितना हो जाएगी 43 हो जाएगी, और आप कहेंगे कि भैया 47 हो जाएगी। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वो 7 अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न नॉर्मल होता है और दूसरा क्या होता है, थोड़ा मॉडरेट होता है। तो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, क्या है कि 1200 को किससे भाग किया गया है, 15 से, फिर क्या है गुना में, फिर क्या है बड़ा ब्रैकेट 45 भाग 17 माइनस 2। तो आप क्या करोगे, देखो पहले क्या करो, अब ब्रैकेट सोल्व कर लो, फिर ब्रैकेट के बाद क्या करोगे, देखो इतना सोल्व करते हैं पहले, यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप लिखेंगे इसको कि 1200 को भाग किया किससे, 15 से, और गुना। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो कितना हुआ 17 में से 2 गए 15, और फिर 15 को भाग किया किससे, 15 से भाग किया 45 को, तो कितना है 3। तो यहाँ पर आएगा गुना में 3, और फिर क्या आएगा ऑफ 2। तो क्या करोगे, पहले ऑफ को करेंगे, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो 3 दूनी 6, और फिर 6 की किस में गुना करोगे, 15 में, तो 15 6 90। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया कि 1200 को किससे भाग किया, यहाँ पर 90 से, तो 9 से 0 चला गया, तो कितना होगा 3 से भाग करा 3, और 3 से इसको भाग करा कितना होगा 40। तो कितना आ जाएगा 40/3। तो यहां तक का आपका सॉल्यूशन आ गया कितना कि ये है 40/3, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे क्या होगा, तो आगे जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे आपने ऐसे सॉल्यूशन करेंगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 40/3 आएगा। तो ये आपको क्या है, गलत तरीका है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको वोट मास का रूल पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था वोट मास का रूल क्या होता है। देखो ये होता है VBODMAS। देखो वेनिकुलम बार तो है नहीं, क्या करेंगे ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, फिर क्या करेंगे ऑफ के बाद डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, 17 में से 2 गए, कितना हुआ 15 को किससे भाग करा, 45 को भाग करा किससे 15 से, तो कितना है 3, ठीक है। तो 3 आने के बाद तो यहाँ पर क्या हुआ, ये है देखो 15 गुना में 3 ऑफ 2, और इसके बाद पहले क्या है, ये है 1200। मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, ये कितना है, और भाग, तो ये हो जाएगा 1200 भाग 15, और गुना में ये 3 दूनी 6, ये ऐसे है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 8 120, 80 और 6 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये होगा 480, ठीक है। तो इसका मान कितना है, इसका मान होगा ये 480 ना कि 40/3, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, माइनस के क्या है 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 + के 2 कितना होगा 3, और 3 में जब -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। तो ये जगह 480 में से कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 474। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 आप सबके सामने है, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं। क्या बोला गया है कि इन द लोकसभा इलेक्शन पार्टी ए गोट 30% ऑफ द टोटल वोट, पार्टी बी गोट 25% ऑफ द टोटल वोट, पार्टी सी गोट द रिमेनिंग वोट्स एंड they got 9000 more votes than party A. Find the number of the votes party B got. ठीक है, चलो हिंदी वाले देखते हैं। हिंदी में क्या कहा गया है, हिंदी वाले देखेंगे यहाँ पर कि एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 30%। टोटल वोट कितने होते हैं, देखो टोटल वोट होते हैं 100%, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 3 में बटी है, किसमें, ए में, बी में और सी में,
तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ए को कितना मिला है, टोटल वोट का 30%, तो यहाँ पर कितना होगा 30 मिली है। फिर बात करते हैं बी को कुल मत कितने हैं, 100 है, 100 का कितना मिला 25%, तो 25 यहाँ पर मिले। और दल जो सी है उसको शेष मिला है, तो देखो 30 25 कितने हो गए 55, तो 100 में से 55 गए तो कितने बचा 45, तो 45 किसको मिला है, सी को मिला है। अब इसने प्रश्न में क्या कहा है, अब इसने प्रश्न में कहा है कि जो सी है उसे दल ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए। तो क्या यहाँ पर 9000 मत अधिक प्राप्त हुए, लेकिन रेशो में कितना प्राप्त हुआ है, देखो कितना प्राप्त हुआ है 15, 15 की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 की वैल्यू दी गई है 9000। ठीक है, आपको यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आएगी 600। अब प्रश्न में बोला गया कि दल बी को कितने प्राप्त हुए, तो एक की वैल्यू 600 है, तो दल बी को कितने प्राप्त हुए 25, तो 25 की 6 में गुना करेंगे तो कितना जाएगी, 25 की 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 25 का 150, मतलब 15,000। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बी को कितने मत प्राप्त हुए, 15,000 मत प्राप्त हुए। अगर वो टोटल वोट पूछ लेता तो एक की वैल्यू कितनी है 600 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 60,000। तो टोटल मत कितने होते फिर 60,000 होते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी में, देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। कि प्रश्न में कहा गया है कि 2 वर्षों के लिए 6,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। ठीक है, कितने पर उधार दिया है, 2 वर्ष के लिए 6,000 रुपए है और 10% वार्षिक दर है। कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है कि स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, दूसरा ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहा गया है कि इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200 रुपए होगा। अच्छा एक बात बताइए, कितना समय दिया गया है, समय है 2 साल। रेट कितना है, ओ रेट प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल कितना है 6,000 है। टाइम कितना दिया गया है, रेट कितनी दी गई, रेट है 10%। तो साधारण ब्याज क्या होगा 2 साल के लिए 10% पर, तो कितना होगा 10 दूनी 20%, मतलब फिर का प्रिंसिपल का 20%। तो आप अगर 6,000 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 6 दूनी 12 कितना 1200। तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट नंबर 1 आपको बोला गया है ये बिल्कुल ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम दूसरे की स्टेटमेंट की। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया है, दूसरे स्टेटमेंट में क्या बात की गई है कि इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज। तो बात किस पर की गई है, चक्रवर्ती ब्याज पर। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, अब देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए जब अच्छी प्रतिशत होती है तो आप क्या करते हैं, वहां पर आप क्या लगा लेते हैं, आप लगा लेते हैं x + y + xy अपॉन में क्या होगा 100 नेट इफेक्ट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 गुना में 10 और अपॉन में 100। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21%। मतलब क्या है कि आपको क्या निकालना है, आपका जो प्रिंसिपल है उसका 21% निकालना है। तो 6,000 का आप क्या निकालेंगे, 21% अगर आप निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना 6 कम 6 6 दूनी 12 और 1 जीरो, तो 1260 मतलब 1260। चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 1260। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है उसमें भी बोला गया कि चक्रवर्ती ब्याज 1260 होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों ही सही हैं। तो आप बोलेंगे कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है कि जानकी ने 180 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन भुट्टे खरीदे। कितने दर्जन, 10 दर्जन, जिसको देसी भाषा में कुकड़ी बोलते हैं। ठीक है, उसने प्रत्येक भुट्टे को 22 रुपए प्रति भुट्टे के मूल्य पर बेच दिया। देखो 180 रुपए प्रति दर्जन क्या करा, खरीदा। तो खरीदने वाली चीज क्या होती है, सीपी होती है। अब इसने क्या किया, एक जो भुट्टा है, ठीक है, वो कितने बेचा, वो बेचा 22 रुपए में। 22 रुपए में क्या करा, बेचा। अगर 22 रुपए में एक भुट्टा बेचा है तो 12 भुट्टे मतलब 1 दर्जन भुट्टे कितने में बेचे, तो 12 गुना में 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 हो तो 26। तो 264 रुपए में क्या कर दिए, बेचे। तो ये बेचने वाली क्या चीज हो गई, एसपी। देखो 180 में तो खरीद रहा था, 264 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप करेंगे कि भैया इनको प्रॉफिट हुआ 84 का। किस पर प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे कि 180 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 18 से काटेंगे, 18 चौक 72 मतलब 4 से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सब कैंसिल हो गए, और कौन सा सही होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 46.6% का लाभ होता है जो आपका राइट आंसर है। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है।
अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है कि 12% और 10% के दो क्रमागत बट्टों को समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। मतलब आपको डिस्काउंट पूछा गया है कि डिस्काउंट प्रतिशत बताओ। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालने क्या होता है, देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये आपको डिस्काउंट निकाल सकते हैं ऐसे। क्या होगा, पहले 12%, फिर क्या होगा प्लस 10%, फिर क्या होगा माइनस 12 गुना में 10 और अपॉन में क्या होगा 100 और ये होगा प्रतिशत। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 10 कितना होगा 22। 22 में से कितना घटेगा 1 0 से 1 0 तो एक क्या होगा 1.2 तो कितना होगा 22 में से क्या होगा 1.2 गया तो कितना होगा 20.8%। तो आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, एकल डिस्काउंट क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20.8 जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 6 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और अच्छे सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि एक परिवार में एक पिता, माता और एक बेटा है। ठीक है, क्या है, एक फादर है, एक मदर है और एक सन है। अब क्या कहा गया है कि उनकी जो आयु है उनका अनुपात 8:5:2 है। ठीक है, चलिए अब इसमें कहा गया है कि पिता की जो वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है, तो इसकी जो वर्तमान आयु है वो है 48। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा भाई, टोटल आ जाएगा 8 और 5 13 और 2 15 6 का 90। इनकी आयु का योग टोटल कितना आ गया, ये आ गया 90। ठीक है, वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है, ये योग कितना है, ये है 90। अब इसने कहा है कि 3 वर्ष के पश्चात उनके परिवार की औसत आयु क्या हुई। अब क्या कहा गया है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात बोला गया है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या कहें, देखो 3 वर्ष पश्चात किसका होगा, इसमें भी 3 वर्ष बढ़ेगी, 3 वर्ष इसकी भी बढ़ेगी और 3 वर्ष इसकी बढ़ेगी, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, तो 3 वर्ष बढ़ेगी फादर की, 3 वर्ष बढ़ेगी मदर की और 3 वर्ष बढ़ेगी सन की, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी 9 बढ़ जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का योग कितना होगा 99। अब औसत निकालना है, तो औसत निकालने तो टोटल कितने हैं 3 है, तो इसको भाग कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा 33। तो 33 वर्ष उनकी क्या आ जाएगी, आ जाएगी औसत आयु कितने साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो इंग्लिश वाले आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो पोज कर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी में, देखते हैं प्रश्न क्या है कि यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन 350 रुपए प्रति कर्मचारी है, औसत वेतन कितना है 350 रुपए प्रति कर्मचारी। 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 450 है, 450 रुपए प्रति कर्मचारी है, और शेष कर्मचारियों का औसत कितना है 250 प्रति कर्मचारी है। तो विभाग में, तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो विभाग में कार्य में कितने कर्मचारी हैं आपसे पूछा गया है। जब भी आपको औसत दिया गया है और 2 अलग अलग दिए गए हैं तो आप वहां पर एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसका यूज कर लेंगे, यहाँ पर आप यूज कर लेंगे एलिगेशन का। तो कैसे करेंगे, देखो एवरेज कितना है 450 लिख लिया। अब यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर कितने हैं, जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं कितने हैं 10। ठीक है, वरिष्ठ कर्मचारी 10 हैं, तो यहाँ पर कितना हुआ, और उनका जो एवरेज है वो कितना है, सॉरी औसत एवरेज कितना है 350, औसत एवरेज है 350। ठीक है, औसत एवरेज कितना है, ये है 350। यहां पर क्या है, हाँ वरिष्ठ कर्मचारी का कितना है 450। ठीक है, इसका आपको पता नहीं, इसका कितना है 250 है, कर्मचारी कितने ये नहीं पता, तो इनका आप एवरेज निकालो। अब देखो इनका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, तो वो अनुपात किसका आएगा, वो आएगा कर्मचारियों का अनुपात। तो कितना आएगा, देखो 350 में से 250 का आएगा तो आप कितना आएगा 100, यहाँ पर भी कितना आएगा 100, तो अनुपात कितना आ गया 1:1। लेकिन इसमें क्या है, इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि वरिष्ठ जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं, जो 1 की वैल्यू है वो आपको दी गई है कितनी, तो 1 की वैल्यू है 10। तो टोटल पूछे गए हैं, तो टोटल कितने हैं, तो 1 और 1 2, तो 1 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 20। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा 20। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि टोटल जो कुल कर्मचारी हैं विक्रय विभाग में वो कितने हैं, वो 20 है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 8 आपकी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं आप। ठीक है, टाइम एंड वर्क से प्रश्न है। आगे बात करते हैं, देखो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा क्या है सही है और कौन सा सही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न में कहा गया है कि यदि
ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर रहा है भाई? ए कर रहा है 20 दिनों में। बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कर सकता है 30 दिनों में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे? टोटल। यहाँ पर टोटल टाइम, टोटल वर्क निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम ले लेंगे 60। तो अब यहाँ पर इनका क्या निकाल लेंगे? दक्षता निकाल सकते हैं। तो दक्षता निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और 30 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये क्या आ गई? ये आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ये आ गई है। ठीक है, चलिए, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, दक्षता भी किसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? तो आपसे कहा गया कि ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:2 है। तो ए की दक्षता और बी की दक्षता का अनुपात कितना है? 3:2 है। बिल्कुल सही बात है जी। ए की दक्षता कितनी है? 3 है, और बी की दक्षता कितनी है? 2 है। ठीक है, तो चलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। तो 60 टोटल काम है। एक दिन में कितना काम कर सकते हैं मिलकर? 3 काम ये, 2 काम ये, तो 5 कर सकते हैं। तो कितने दिन में कर लेंगे उस काम को? 12 दिनों में। तो ये भी बात सही कही गई है कि दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 9 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया है कि राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। भाई इसको टाइम दिया गया है कि 6 घंटे हैं आपके पास और आपको वहां पर पहुंचना है परीक्षा केंद्र में। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर दूर है। देखो डिस्टेंस भी दे दी गई है कि डिस्टेंस है आपकी 250 किलोमीटर। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग, इस दूरी का 250 किलोमीटर की दूरी का, तो 250 किलोमीटर का 3/5 कितना होगा भाई? देखो 250 किलोमीटर का 3/5 भाग तो कितना हो जाएगा? मतलब 150 किलोमीटर। यही तो होगा। 50, 5 से काटेंगे 50, 50 के 3 में गुना कितना होगा? 150 किलोमीटर। कितना? 150 किलोमीटर क्या किया? 150 किलोमीटर 3.5 घंटे में तय कर लिया। मतलब कितने घंटे में तय कर लिया? 3.5 घंटे में उसने तय कर लिया। तो आप यहाँ पर क्या होगा? तो नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए? अब देखो टोटल 6 घंटे उसके पास, आधा घंटे पहले पहुंचना है, मतलब उसे 5.5 घंटे पहुंचना है। 2 घंटे में कितना पहुंचना है उसको, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? 150 किलोमीटर उसने तय कर लिया। ठीक है, 3.5 घंटे में। तो कितना जाना है उसको? एक्स्ट्रा कितना जाना है? अब उसको जाना है 100 किलोमीटर। बस 100 किलोमीटर तो रिमेनिंग डिस्टेंस बची है आपकी। ठीक है, और कितने समय में जाना है भाई? आधा घंटा पहले जाना है। 6 घंटे लग रहे तो आधा घंटा मतलब 5.5 घंटे में, तो 3.5 घंटे वो चल चुका है, तो 2 घंटे चलेगा एक्स्ट्रा। तो 2 घंटे में तो उसकी स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है कि क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। यहाँ पर किससे संबंधित है? एवरेज से संबंधित प्रश्न है कि a - b = 5 है। ए बी की क्या हुआ? यहाँ पर गुना करी तो कितना होगा? 150। तो a³ - b³ बताओ कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बात करें तो ए बी कितना है? 50 है। ए बी के मल्टीप्लाई कितना है? 150। a - b कितना हुआ? a - b तो है आपके पास 5। a × b कितना हुआ? a × b हुआ 150। तो a³ - b³ आपको ज्ञात करना है। a³ - b³। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर पहले 2 काम कर लीजिए। या तो आप यहाँ पर क्या रखिए? वैल्यू। आप वैल्यू ऐसी रखिए जिनका मल्टीप्लाई तो आए कितना? 150, 150, और यहाँ पर उनका अंतर क्या हो? 5 हो। तो आप देखिए ऐसा कोई है क्या आपके दिमाग में? अगर आप इंस्टेंट आपके माइंड में आता है, मतलब ऐसा आता है कि जैसे आपने क्या कि 12 से ऐसा कुछ नहीं था, 15 धाम 150, मतलब अगर आप यहाँ पर करेंगे 15 और 10 तो कितना आ जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई 150, और क्या आया? कितना आया? और यहाँ पर आप करेंगे अगर 15 का क्या करेंगे? 15 और 10 का अंतर कितना है? 10 आया। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे? सीधा रखेंगे कि 15 की क्यूब, और उसमें से क्या घटाएंगे? आप घटाएंगे 10 की क्यूब। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर ले आएंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे आप? 15 की क्यूब आपको याद होनी चाहिए। तो 15 की क्यूब आप क्या हो जाएगा? देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई? 15 का स्क्वायर 225 होगा, और इसमें क्या करेंगे? फिर से 15 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75। बच गए कितने? 7। 15 दूनी 30 और 7 37। 3 बचे। 15 दूनी 30 और 3 33। तो इसमें से क्या घटाना है आपको? आपको 10 की क्यूब घटा देना है 1000। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2375। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? सी में दिया गया है। तो अगर आपको
ये याद नहीं आती है कि भाई कैसे करें हम, कैसे न करें, आप यहाँ पर वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना है, आपको दूसरा तरीका है क्या, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका क्या है, पर दूसरा तरीका है कि आपको a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू आपको दी गई है 5, तो 5 की क्यूब कितना हो गया 125 बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको मान ज्ञात करना है माइनस 3ab का मल्टीप्लाई कितना होगा 150 और a माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पर कितना है 5। ठीक है, तो ये कितना हुआ, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना हुआ, ये देखो कितना हुआ 15 और कितना हुआ 15 और 15 15 225 में। ठीक है, ये होगा 15 15 225 एक जीरो और प्लस में कितना हो जाएगा 1 2 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यह जाएगा 375। ठीक है, तो कैसे भी आप कर सकते थे, मेथड दोनों मैंने आपको दे दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखकर कर सकते थे, आपके माइंड में इंस्टेंट आता है वैल्यू याद आ गई, तो आपको वैसे कर सकते थे, और अगर वैल्यू आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करते हैं, बेसिक से जाइए, और ये फॉर्मूला तो कभी गलत होगा ही नहीं, तो ये आपका राइट आंसर है। तो प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि 2p + 5q इक्वल टू क्या है 12, और यहाँ पर क्या है, ये है कि p इंटू क्यू इक्वल टू माइनस इक्वल टू 3, तो 4p² + के 5q² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते, उस पर हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर अगर q का मान 2 रखें, 5 दूनी 10 और p का मान रखे 1, तो 12 तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर pq का मान जो मल्टीप्लाई में दिया गया है वो दिया गया है 3, तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो या तो फिर आपको कुछ और वैल्यू सोचनी होगी, लेकिन आप क्या करें, देखो यहाँ पर देखो क्या है 4p² + के 25q², इसका मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर किया गया है, किसका, तो 2p + 5q का स्क्वायर किया गया है, तो इक्वल टू कितना है 12। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स का क्या करो स्क्वायर कर लो। ठीक है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p² + के 25 कितना हो जाएगा q² और प्लस के 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20p³ इक्वल टू कितना होगा 144। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इसका इतना ज्ञात करना है, pq का मान आपको कितना दिया गया है 3, तो 4p² + के 25q² + के 60 बराबर 144। अब क्या करो, इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या करो 144 में से क्या घटा देंगे आप 60 घटा देंगे, तो कितना जाएगा 84 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है कि x² + के 4y² + z² - 4xy + 4yz - 2xz का मान क्या होगा। आप एक चीज देखो, यहाँ पर कितना है x², ठीक है, यहाँ पर कितना है प्लस के 4y², यहाँ पर क्या है +z², यहाँ पर क्या है -4xy, यहाँ पर क्या है -4yz और यहाँ पर क्या है माइनस के 2xz। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि x + 2y और फिर क्या है प्लस कितना है, यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है z² और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 2xz। ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर कर लो आप कितना करोगे, यहाँ पर प्लस का z करोगे और इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे इसमें तो सब कुछ प्लस आ रहा है, सब कुछ प्लस आएगा, तो लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या है -4yz है। इसका मतलब क्या है कि 4yz क्या होगा, देखो या तो दोनों ही माइनस हो, y भी माइनस हो z भी माइनस हो, लेकिन कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें y और z दोनों माइनस हो। तो एक में क्या होगा, देखो 4yz एक जगह प्लस है, यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस होगा, ये कैंसिल, यहाँ पर गुना करेंगे प्लस है और यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस है। तो इसमें से एक हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है सारे प्लस दिए गए तो ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा, ये बैठेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये होगा 2y - x + z का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के x² प्लस के z² प्लस कितना होगा, ये होगा प्लस क्या माइनस कर लो। ठीक है, माइनस कितना होगा, ये हो जाएगा 4xy, फिर क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई ab फिर bc माइनस के कितना होगा 4xz 2xz
और फिर कितना होगा, अब क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 वाई जेड प्लस के कितना होगा 4 वाई जेड हो जाएगा। तो देखो तो वैल्यू यही निकल कर आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 आप सभी के सामने टेन थीटा प्लस के कोट थीटा बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर कोट थीटा कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो टेन 45 का मान कितना होता है 1 प्लस कोट 45 का मान कितना होता है 1 बराबर कितना होगा 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखने लिया, टेन 45 कितना होता है 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कोसेक 90 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 का मान बताओ। तो कोसेक 90 का मान कितना होता है, देखो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो कोसेक 90 का मान भी कितना होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, कोस स्क्वायर 60 का मान होता है 1/4। तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, टोटल मान ये हो जाएगा, देखो 4 एकम 4 और 3, तो 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है कि साइन एक्स बराबर कितना दिया गया है 1/2 सेक की पावर 4x, सेक की पावर 4x प्लस के कोसेक की पावर 4x माइनस टेन की पावर 4x और प्लस कोट की पावर 4x का मान बताओ क्या होगा। तो साइन एक्स बराबर, देखो साइन एक्स बराबर दिया गया है 1/2। तो 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, ये होती है साइन एक्स बराबर कितना होगा साइन 30। तो एक्स का मान कितना हुआ, एक्स का मान हुआ 30 डिग्री। तो x का मान कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना रख देना है आपको, बस मान रख देना है। तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, देखो कोस 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1 कोस 30 का मान, सॉरी कोस 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 ये होगा 2 बाई, तो कितना हो जाएगा 2/√3 की होल पावर 4 प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये होता है इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 10 कितना होगा 10 30 कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 की होल पावर 4 और प्लस, तो 10 कोट 30 कितना होता है, कोट 30 होता है √3, तो √3 की होल पावर 4। बस आपको ये कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 का पावर, अगर 2 की पावर 4 होती है तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। तो 2 की पावर कितना होता है, होता है 4 16, अब √3। अब √3 की पावर 4 करेंगे, तो देखो अंडरूट की 4 बार मल्टीप्लाई, √3 तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई कितना होता है 3, और फिर से √3 और √3, तो इसकी मल्टीप्लाई कितना होगा फिर से 3, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस, तो 1 कितना होगा, ओ सॉरी प्लस के कितना होगा, प्लस के 16। ठीक है, ये तो है 16 माइनस, माइनस क्या है, अब ये पूरे का माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 16 निम्मा कितना होता है 144, और 144 और 16 कितना होगा 160, तो 160 कितना होगा 160/9, तो ये होगा 160/9। ठीक है, माइनस, अब इसका मान निकाले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 कितना हो जाएगा 1/9, और प्लस ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 नम कितना होगा 81, और ये कितना होगा 82/9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 और अपॉन में कितना होगा 9। तो इसको क्या कर लेंगे आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 में से कितना होगा, 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा 8, और ये 15 में से कितना होगा 7 बटे कितना हो जाएगा 9। तो 3 से काटेंगे कितने बार 26 बार, और 3 से काटेंगे 3 बार, तो 26/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में दिया गया है 1 में या ए में आपको दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो अभी तक आपने देखा 16 जो प्रश्न थे वो किससे आए थे, यहाँ पर अरिथमेटिक से थे, थोड़ा सा क्या हुआ एडवांस में उसमें आ गया था किससे, अलजेब्रा से। अब हम बात करते हैं किससे, कि एडवांस मैथ्स के क्या है प्रश्न है कि जीवा mn की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। जीवा जो है mn है उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा mn की दूरी कितनी है, केंद्र से जीवा mn की दूरी देखो क्या है, ये क्या है, जीवा है mn, ये mn है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है 40। केंद्र से यहाँ पर क्या है, केंद्र है, और केंद्र से जो जीवा है इसकी जो दूरी है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। अब देखो केंद्र से जब लंब पड़ता है यहाँ पर तो क्या होगा, ये बराबर भागों में बांटेगा, तो 20 यहाँ पर हो जाएगा और 20 यहाँ पर हो जाएगा।
तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर ये आपको ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होगा, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आप अगर इसको रेशो फॉर्म में बनाए तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 4 बार और 5 से काटेंगे 3 बार। तो एक ट्रिपलेट होती है 3, 4 और 5। तो कितना हो जाएगा, ये 5 का हमने रेशो लिया, 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा 25। तो सीधा आपको आंसर देना था, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको क्या करना था भाई, आप ऐसे नहीं कर पाए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए कि किसका होता है परपेंडिकुलर, क्या ये क्या था, हाइपोटेनस होता है लंब का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस क्या होता है अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा बेस का स्क्वायर 400 हो जाएगा प्लस किसका परपेंडिकुलर स्क्वायर 225, अंडर रूट में क्या निकालना था, अंडर रूट में 625, तो किसका होता है अंडर रूट 625, 25 का होता है। तो प्रश्न नंबर क्या होता है 17 आपका कंप्लीट होता है। और प्रश्न नंबर बात करते हैं हम 18 पर इसी के साथ। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है दोस्तों, किसी त्रिभुज एबीसी में AB का मान 6 है, BC का मान 11 है, तो AC के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है AB और C। AB का मान कितना है 6, BC का मान कितना है 11, तो ये कितने मान हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कितने मान इसके संभव है। तो एक त्रिभुज कब बन सकता है, कब बन सकता है एक त्रिभुज, क्या होगा कि कैसे बनेगा, तो AC का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या होगा, अगर आपको एक त्रिभुज बनाना है भाई, आपको क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है, ये हो गया AB, मान ले भुजा ले लो AB और C। एक त्रिभुज कब बनेगा, जो C है वो कब बनेगा त्रिभुज, अगर हमें मान लिया कि हमें AB मान दिया गया है और कब बनेगा, तो AC जो है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों भुजाओं के अंतर से तो बड़ा होना चाहिए C, और क्या होना चाहिए इनके योग से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो तब एक त्रिभुज क्या है संभव है, एक त्रिभुज बन सकता है। तो यहाँ पर कौन सी बची है, यहाँ पर कौन कौन सी बची है, AC का मान ज्ञात निकालना है आपको, तो AC निकालना है, तो AC कब बनेगा, पर इन दोनों मानों के तो 11 और 6 का तो अंतर, तो कितना आ जाएगा 5, 5 से तो AC बड़ी होनी चाहिए और छोटी किससे होनी चाहिए, इनके योग से, तो 17 से आपको छोटे होने चाहिए। तो अब से पूछा गया कि कितने मान संभावित है, तो आप क्या करो 17 में 5 घटाओ कितना होगा 12, और 12 में से आप 1 घटा दो, तो कितना हो गया, ये हो गया 11, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 11 मान आपके संभव हैं AC के, तब आप बना सकते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में क्या कहा गया है दोस्तों कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या है कि ये एक क्या है, एक वर्ग है, वर्ग में क्या है, वर्ग में क्या है एक वृत्त है, और इस वृत्त में क्या है, इस वृत्त में ये इसका क्या है व्यास हो जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि जो वर्ग है, ये वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर। खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, देखो सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये क्या है व्यास, व्यास सबसे बड़ा ये व्यास है, तो व्यास कितना हो जाएगा 2r, तो 2r की वैल्यू कितनी है 18, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9। अब यहाँ पर एक बात बताओ कि क्षेत्रफल कितना होता है, अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आप कहेंगे भैया वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या कि पाई r स्क्वायर, तो r का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इंटू में पाई, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और मल्टीप्लाई पाई, तो 81 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 पाई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा गया है कि एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयताकार कागज की लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 24 सेंटीमीटर, यही तो कहा गया है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई का क्या है 24 सेंटीमीटर अधिक है, यही बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे भी आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न में बोला गया है कि उसका परिमाप कितना है, 128 है। अच्छा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना में लंबाई प्लस के चौड़ाई, यही तो होता है, और ये कितना दिया गया है 128 दिया गया है, तो लंबाई प्लस के चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 64। अब कागज की आपको लंबाई ज्ञात करनी है,
तो आपको अगर लंबाई ज्ञात करनी है तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, बी का मान, बी को क्या करते हैं एल की फॉर्म में रख लीजिए। तो यहाँ से बी को एल की फॉर्म में आप कैसे रख सकते हैं, आप ऐसे रख सकते हैं क्या, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा कितना कि भैया ये हो जाएगा कितना L-24। तो बी का मान होगा L-24। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं कि L प्लस बी का मान क्या होगा L-24 और बराबर कितना होगा 64। तो 2L का मान कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 88। तो L का मान कितना हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 चौका 8 44। तो आप कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि कागज की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे कि भैया कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 आपका कंप्लीट होता है। अंतिम 5 प्रश्न आपके बचे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में क्या कहा गया है कि एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है, 500 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी आपसे ये पूछा गया है कि कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है कि भैया 44 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और आपसे पूछा गया है कि क्या करना है, पहिए की त्रिज्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो एक बात बताइए दोस्तों, भाई एक पहिया है वो गोल गोल घूम रहा है, तो अपनी क्या कर रहा है, वो अपनी क्या कर रहा है परिधि पर घूम रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है देखो, अब एक बात बताओ 2πr क्या इसकी परिधि है। ठीक है, इसने कितने चक्कर लगाए, n चक्कर लगाए, तब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ये इसकी क्या हुई डिस्टेंस हुई। तो 2 गुना में 22/7 त्रिज्या आपको क्या करना है ज्ञात करनी है। चक्कर कितने लगाए 500। अब जाकर ये कितने किलोमीटर की दूरी तय कर पाया 44 की। लेकिन 1 किलोमीटर में कितना होता है, देखो यहाँ पर मीटर है। ठीक है, आपको मीटर में ज्ञात करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 जीरो आप लगा लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 22 दूनी 44। तो 44 से आपका 44 से कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा आपका 1000 बचा। तो फिर 500 से कितनी बार गया 2 बार गया। तो आर की मान कितना हुआ, यहाँ पर 7 की क्या होगी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो आर का मान कितना होगा 7 गुना में 2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 मीटर। तो आपकी जो त्रिज्या है वो कितने है, पहिए की त्रिज्या है सॉरी वो कितने है 14 मीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। तो इंग्लिश वाले आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा कि दिए गए दंड आलेख में कर्मागत 3 वर्षों में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित 4 अलग अलग खिलौने, साइकिल, ट्रेन, कार और बस को दर्शाया गया है। ठीक है, 15, 16, 17 में। आगे हम बात करते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रश्न में पूछा गया है कि 2017 और 2018 में, किसमें 2017 और 2018 में निर्मित कारों और ट्रेन के योग का 2016, 2017, 2018 इन 3 वर्षों में निर्मित बसों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या है 2017 और 18। 2017 और 18 ये 17 है और ये क्या है 18 है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि कार कहाँ पर है, कार ये रहा है। कार क्या है 2017 और 18 में, 2017 में और 2018 में। तो कार ये 17 और 18 में कितने में हुई, तो ये कितने हो जाएगी, आप कहेंगे भैया 4200। ठीक है, कार और ट्रेन 2017 और 18 में। तो 17 और 18 बात की गई, तो 17 में कार कितनी बनी, ये बनी 4200। अब हम बात करते हैं ट्रेन की। ट्रेन कितना हुआ, ट्रेन हुआ 3800। ठीक है, तो 3800 और जोड़ लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8, पूरा 8000। अब इसका अनुपात ज्ञात करना किसके 2016, 17 और 18 में कितना होगा कुल किसकी बसों की संख्या से। तो बस कितनी बनी 30, 20, 50 और कितना होगा 6600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो कितना होगा 2 से कितनी बार 40 बार और 2 से कितनी बार 33 बार। तो 40 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 33 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है और ये आपका क्या है राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 आप सभी के सामने। इसमें क्या कहा गया है कि 2016 से 2020 के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित किए गए सालाना लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया है। 2016 से 2020 के दौरान, 2016 से किससे 2016 से 2020 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किया गया औसत लाभ कितना है। ठीक है, कितना लाभ हुआ भाई, देखो औसत लाभ पूछा गया है। तो यहां पर कितना हुआ 15 का। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ, औसत लाभ पूछा गया है। तो देखो कितना हुआ ओवरऑल 70 और 45, 70, 60, 40 और कितना होगा 55। इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,
और 5 4 9 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270। ठीक है, 270 को आप क्या करेंगे, अब आपको निकालना है एवरेज। तो एवरेज करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो कितना हो जाएगा 54%। तो 54% कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना औसत लाभ हुआ, ये होगा 54%। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर किसकी, प्रश्न नंबर 24 की। तो इंग्लिश वाले आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, 24 की यहाँ पर हिंदी में। प्रश्न नंबर क्या है 24 की, तालिका दी गई है, 5 स्कूल में पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है। ये मेल टीचर्स हैं और ये क्या है, फीमेल है। अब कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्कूल एल में पुरुष शिक्षकों की संख्या, पुरुष शिक्षक कितने 160। स्कूल पी में महिला शिक्षकों की संख्या का, महिला शिक्षक कितने हैं स्कूल पी में 110 का कितना प्रतिशत है, 135.44% है। तो आपको याद करना है कि 160 110% का, 110 का कितना प्रतिशत है, 10 से 10 कैंसिल हो गई। तो यहां से आपको ज्ञात करना है 1600 को भाग करो किससे, 11 से। तो 11 एकम 11 कितने बचे, 5। ठीक है, तो 11 त्यों कितना आया, 33। ठीक है, 15 तो कितना बचा, देखो 11 एकम 11 कितना बचा, यहाँ पर 5 बचा, 50 हो गई। तो 11 त्यों 33 कितना बचा, 17 बचा। तो कितना हो जाएगा, 17 बचा। और 17 बचते क्या होगा, 100 कितना हो गया, तो कितना होगा, तो 11 कम 11 5 बचा, कितना होगा 0, 11 चौक 44। तो 11 चौक 44 चला गया। तो यहाँ पर कितना देगा 135। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहीं पर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में क्या कहा गया है कि एम और एन में महिला शिक्षकों की कुल संख्या, एम और एन, एम में महिला 170 और एन में कितना होगा 120। तो टोटल कितनी होगी 290। ये कितना होगा, एन और पी में पुरुष, एन और पी में पुरुष कितना होगा 320। इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात होगा 29:32। ठीक है, केवल दूसरा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है, और पहला क्या है, गलत है। तो प्रश्न नंबर 14 यहां पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, प्रश्न नंबर 25। तो इंग्लिश वाले आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 25 क्या दिया गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तालिका दी गई है, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य और लाभ आपको दर्शाया गया है। तो कौन सा सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा सही नहीं है, ये आपसे बताया गया है, पूछा गया है। डी, ई और एफ का लाभ, डी, ई और एफ, डी का लाभ कितना है 200, ई का लाभ कितना है 150 और एफ का लाभ कितना है 300। तो 300 200 500 और कितना होगा 600 और 650। जी एच आई के क्रय मूल्य का, जी एच और आई, जी एच और आई, जी एच आई, तो टोटल कितना होगा 500 300 800 1600। इसके क्रय मूल्य का 30 दशमलव कितना है 63% है। तो 650 जो है वो किसका, 1600 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। तो 0 से 0, तो 16 3 48, ठीक है, और 16 चौका 64। तो 16 चौका 64 चली गई, तो ये तो आपका गलत हो गया, 30 से तो ऊपर है। ठीक है, ये तो 40 बार चला गया, तो यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो 1 है, जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, वो गलत है। अब दूसरे की बात करते हैं कि कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात 1:2 है। कि कुल क्रय मूल्य का, कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, देखो कुल क्रय मूल्य तो पहले ही ज्यादा लग रहा है और लाभ कितना है, कम लग रहा है। तो 1:2 तो होना संभव ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो कौन सा होगा, वैसे एक बार देख लेते हैं। 7 और 6 13 4 17 और 5 22 और 3 25 और 8 33, मतलब कितना हुआ, ये हुआ कितना आपका, ये हुआ 3300। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हुआ 3300। अब ये देखिए कितना हुआ, 200 300 500 500 400 900 900 और 400 कितना होगा 1300 और ये 1600 1650 के लगभग। तो ना तो कौन सा सही नहीं है, ना तो पहला सही है और ना दूसरा। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, आपसे ही पूछा गया ना कि कौन सा सही नहीं है, तो ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये आप यहां नहीं लगाएंगे कि ये सही ना, इधर देखो यहां पर पढ़ो सही नहीं है, तो ना तो पहला सही है और ना दूसरा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर निशान लगाएंगे कि बोथ 1 and 2, कि दोनों सही नहीं है। ठीक है,
तो इसी के साथ 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को जितना हो सके, जो ये सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी सीपीओ का एग्जाम भी है और आने वाले समय में अभी नोटिफिकेशन आउट हो गया है सीएचएसएल का भी, बहुत से एग्जाम एसएससी के, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी ये वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।